नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की आगामी भर्ती को देखते हुए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के अभी तक जितने ही एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के पेपरों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी आपके साथी हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के को ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उन सभी को ये जो वीडियो है बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगी। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2010 की परीक्षा का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। प्रश्न यह है कि एक दुकानदार है, अपनी वस्तु को 20% डिस्काउंट यानी छूट के साथ बेचता है, फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता है, 20% का लाभ हो जाता है। जब भी किसी प्रश्न में लाभ परसेंट दे रखा हो और छूट परसेंट दे रखी हो, या हानि परसेंट दे रखी हो और छूट परसेंट दे रखी हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है CP/MP बराबर 100 माइनस छूट प्रतिशत बट्टे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर आपकी हानि है तो 100 माइनस लॉस परसेंट आप करोगे। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि प्रश्न में है सीपी आपको है नहीं दे रखा और ना ही एमपी दे रखा। हम इनका रेशियो निकालेंगे। हमें दे रखी है छूट, तो यहाँ छूट 20 रखोगे, 100 से घटाओगे कितना आ जाएगा 80। और प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ 20 रखोगे तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है। अब ये सीपी और एमपी का रेशियो आपके पास आ गया कि 80 रुपए की वस्तु थी और वो है कितने रुपए उसने अंकित किए थे, 120 रुपए अंकित किए थे। प्रश्न में ये कहा है कि वो कोई छूट न दे, मतलब है 80 रुपए की वस्तु जिस पर 120 रुपए अंकित किए हैं 120 रुपए में ही बेच दे। इसका मतलब है जो अब नया एसपी होगा वो कितना होगा, 120 रुपए होगा। तो हम कह सकते हैं कि 80 रुपए की वस्तु को उसने 120 रुपए में बेचा है, तो कितने का फायदा हुआ है, 40 रुपए का। 40 रुपए का फायदा हुआ है। तो लाभ हानि हम किस पे बताते हैं, क्रय मूल्य पर। 80 रुपए की वस्तु है और कितने रुपए लाभ पर बेच रहे हैं, 40 रुपए के लाभ पर बेच रहे हैं। जब भी लाभ या हानि परसेंट हम निकालते हैं हमेशा हर में सीपी रखते हैं, अंश में लाभ है तो लाभ रखेंगे, हानि है तो हानि रखेंगे। ये साधारण पेन बन गया। इसे परसेंटेज चेंज करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 40 से 80 दो बार डिवाइड होगा और 2 से ये है 100 50 बार डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है अगर वो कोई छूट नहीं देता तो उसे, और अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेचता है, तो उसे 50% का फायदा होगा। तो प्रश्न नंबर 1 का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, राम ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में 6400 रुपए, यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपए का लाभ हुआ हो तो रहीम को कितना लाभ होगा। तो राम ने और रहीम ने, दो लोगों ने व्यापार है आरंभ किया, राम ने और रहीम। ठीक है। जो लाभ का अनुपात होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, किसने कितने रुपए लगाए और कितने समय तक लगाए। ठीक है। यानी कि कितने, राम ने कितने रुपए लगाए हैं, पहले तो इनके लाभ का अनुपात निकालेंगे। 12,000 रुपए लगाए हैं और रहीम ने जो रुपए लगाए हैं वो 15,000 रुपए लगाए। राम ने व्यापार को आरंभ किया है और वर्ष के अंत में व्यापार बांटा गया है। इसका मतलब है 12 महीने तक व्यापार चला है। तो राम ने रुपए 12 महीने के लिए लगाए हैं और रहीम 6 महीने के लिए के बाद आया है। इसका मतलब रहीम के रुपए 6 महीने तक लगे रहे। और आप है पूंजी और समय का गुणा कर देंगे, ये इनके लाभ का अनुपात आ गया। अब आप है बना लो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 6 से आप डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और 3 से डिवाइड करोगे ये 4 हो जाएगा, 3 से करोगे ये 5 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और ये है 5। जो वर्ष के अंत में राम और रहीम के बीच में जो लाभ बांटा जाएगा उसका रेशियो होगा वो कितना होगा, 8:5। अब प्रश्न में हमें लाभ किसका दे रखा है, राम का। राम का लाभ दे रखा है, राम का लाभ 8 इकाई है रेशियो में, और प्रश्न में राम का लाभ 6400 रुपए है। तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 800 रुपए आ जाएगा। 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 800 रुपए।
आपसे है रहीम का लाभ पूछा है, रहीम का लाभ 5 इकाई है, तो 8 पंजे 40, यानी कि रहीम को है 4000 रुपए मिलेंगे 6400 रुपए में से। तो प्रश्न नंबर 2 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। 3/4 भाग का मतलब हुआ, यहां लिख दे रहा हूं मैं, 3/4। 3/4 भाग का मतलब हुआ कि उसका जो सीपी है, जिसके अकॉर्डिंग देखो फ्रैक्शन बताई जाती है हर में, उसी का मान होगा। क्रय मूल्य का 3/4 बोला है, इसका मतलब क्रय मूल्य 4 इकाई है और अंकित उसने कितना किया है, 3 इकाई अंकित किया है। ठीक है, उसने 3/4 भाग अंकित करता है यदि वह अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। उसने कहा कि अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेके बेचे, तो रियल में उसे कितने परसेंट का लाभ हानि होगा। तो ये छोटी आपका है इकाई है, तो हम इसमें 100 का गुणा कर रहे हैं। और किसी भी रेशियो में आप समान संख्या का गुणा करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 100 का गुणा करने से ये थोड़ी संख्याएं बड़ी हो गई, इनका परसेंटेज निकालना आसान होगा। उसने अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेके वस्तु बेची है, तो अंकित मूल्य का आप 40% निकाल लो। और किसी का भी परसेंटेज हम संख्या का निकालते हैं तो डायरेक्ट आप परसेंटेज का गुणा करो और 100 का भाग ले लो, तो वो कितने में बेचेगा, 120 रुपए के लाभ में बेचेगा। इसका मतलब है वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 300 रुपए की वस्तु को वो 120 रुपए के लाभ में बेचेगा, 420 में बेची जाएगी। अंकित मूल्य पर ही तो उसने 40% का लाभ लिया है। ये अंकित मूल्य पर लाभ है, वो पूछना चाह रहा है कि सीपी पर कितना होगा। तो 400 रुपए की वस्तु है, 420 में बेची जा रही है, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 20 का। लाभ हानि हम हमेशा सीपी पर बताते हैं। जब आप लाभ निकाल रहे हो तब भी हर में आपको क्रय मूल्य रखना है, हानि निकाल रहे हो तब भी हर में क्रय मूल्य रखना है। अब 400 रुपए पर जो लाभ हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, 20 रुपए का। ये साधारण पिन बन गई, परसेंटेज चेंज करेंगे, 100 का आप गुणा कर दोगे तो कितने परसेंट का उसे लाभ हो जाएगा, 5% का लाभ होगा। उस दुकानदार को इस तरीके से अगर वस्तु बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 5% का लाभ होगा। तो प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एक वृत्त का व्यास, प्रश्न नंबर 4 है, एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी। उसने कहा कि एक वृत्त का व्यास है वो 49 मीटर है। आपको पता है कि वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, मतलब व्यास बराबर हम कह सकते हैं 2r। किसी भी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है, व्यास बराबर 2r कह देंगे, यानी कि 2r का मान कितना होगा, 49 मीटर। 2r का मान कितना होगा, 49 मीटर होगा। और आपको जो बतानी है वो बतानी है परिधि। तो किसी भी वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। 2πr। तो आप ये बताना कि अगर देखा जाए तो इसे हम 2r और ये पाई नहीं लिख सकते, हमने उधर उधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2r और पाई लिख सकते हैं, या हम सीधा है यहाँ से त्रिज्या भी आप निकाल लेते और फिर रख देते। लेकिन हम त्रिज्या क्यों निकालें, हमें परिधि बतानी है तो व्यास ही तो रखना है। 2r का मान आपके पास कितना है, 49, तो 2r का मान ही तो रखना है, रख दो। 2r का मान कितना होगा, 49। और पाई का मान हम मेंसुरेशन में कितना रखते हैं, 22/7। तो 7 का भाग 49 में दोगे 7 बार चला जाएगा, और 7 और 22 का आप है गुणा करोगे 154 मीटर आ जाएगा। वृत्त की जो परिधि होगी वो 154 मीटर होगी। तो जब भी आपको किसी वृत्त का व्यास दे रखा हो, परिधि पूछी जाए, तो ऐसे ही आप निकालोगे। तो प्रश्न नंबर 4 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी सही होगा, 154 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 105, सॉरी 5, प्रश्न नंबर है 5 है, 105 नहीं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, साधारण ब्याज की किस दर से, ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न आ गया, साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज की किस दर से
₹925 का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 रुपए हो जाएगा। तो पहले तो आप साधारण ब्याज निकालो, और जब भी हम ब्याज निकालते हैं तो आपको मूलधन दे रखा हो और मिश्र धन दे रखा हो तो मिश्र धन से मूलधन घटा देते हैं, क्योंकि मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज का योग। तो 1110 से आप 925 घटाओगे तो जो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगी वो 185 रुपए आ जाएगी। साधारण ब्याज कितनी निकल के आ जाएगी? 185। और साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला पता होगा निकालने का, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। अब आप रख दो इसमें, साधारण ब्याज कितना है? 185 रुपए है, मूलधन कितना है? 925 रुपए है, दर आपको है निकालनी है, और समय कितना है? 5 वर्ष, और बट्टे कितना होगा? 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप उन सभी प्रश्नों में ये यूज कर सकते हो जिनमें ये 4 वैल्यू है इस फॉर्मूले में दे रखी हैं, जिस प्रश्न में 3 वैल्यू दे रखी है और चौथी पूछी जाए। अब आप सॉल्व कर लो। जैसे 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15 और ये है 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और पचम 25। तो इसका मतलब 37 से ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा, और 5 और ये 5 25 हो जाएगा, 25 चौके 100। यानी कि आर बराबर दर जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? 4%। तो प्रश्न नंबर है 5 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें जो रेट है, ब्याज की जो दर है वो 4% होगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है वो रेशियो का प्रश्न है और छोटा सा प्रश्न है कि 50 ग्राम और 2 केजी में क्या अनुपात होगा। तो आप ध्यान रखना कि अनुपात हमेशा समान यूनिट का बनाते हैं। जैसे केजी है तो दूसरी वैल्यू है वो भी केजी में होनी चाहिए। आप रुपए का बना रहे हो तो 1 रुपए में आपको है दे रखी है संख्या, वो वैल्यू तो दूसरी भी रुपए में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रुपए और पैसे का रेशियो बना दो। तो अनुपात बनाने के लिए हमेशा सेम यूनिट होनी चाहिए। तो उसने कितने ग्राम का? 50 ग्राम का, और किसके साथ रेशियो पूछा है? 2 केजी। तो या तो 50 ग्राम को आप केजी में चेंज कर लो या 2 केजी को ग्राम में चेंज कर लो, रेशियो हमेशा सेम यूनिट का बनता है। तो हम ऐसा करते हैं, ग्राम को इसको तो नहीं चेंज करते, लेकिन केजी को ग्राम में चेंज कर लेंगे। 1 केजी में जो ग्राम होते हैं वो 1000 ग्राम होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम हो जाएगा। 2 केजी में कितने ग्राम हो जाएंगे? 2000। आप रेशियो बना लो, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20, 40। यानी 1 अनुपात कितना होगा? 40। 1 अनुपात 40। वैसे ये है जो पेपर में प्रश्न गलत आया था, गलत मतलब ये है ऑप्शन गलत थे, मैंने सही कर दिए। तो प्रश्न नंबर है 6 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 अनुपात 40। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, किसी धन का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 1331 रुपए हो जाएगा। किस धन का? तो आप क्या करोगे कि ये मूलधन हो जाएगा और ये है मिश्र धन, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में आप अमाउंट ही डायरेक्ट है, रेशियो मेथड से इस प्रश्न को करेंगे तो अमाउंट ही निकल के आता है। दर कितनी है? 10% है, और 10% का आप फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/10 होगा। तो जब भी आप दर परसेंट का किसी भी प्रश्न में फ्रैक्शन बनाते हैं तो हर में है मूलधन होगा, अंश में होगा ब्याज, वो भी 1 वर्ष का। मतलब हम कह सकते हैं कि 10 रुपए पर 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा, 10 से 11 हो जाएगा। दूसरे वर्ष भी है, यही रेशियो रहेगा, 10 से 11। तीसरे वर्ष भी दर सेम है तो यही रेशियो रहेगा, 10 से 11। अब आप है गुणा कर लो, ये अलग अलग वर्षों के मूलधन और मिश्र धन का रेशियो बनाया, तो हमने गुणा किया, ये 1000 आ जाएगा, और 11 का क्यूब 1331 होता है। रिजल्ट हमें ये मिला कि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज से है 1000 रुपए 3 वर्ष में, 1000 रुपए हैं वो 3 वर्ष में 1331 हो जाएगी। अब हमें बताना क्या है? मूलधन, और दे क्या रखा है प्रश्न में? मिश्र धन। प्रश्न में मिश्र धन कितना दे रखा है? 1331, और हमारा जो प्रश्न में रेशियो में भी आया है वो भी 1331 है। तो अब यहाँ 1 इकाई की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब मूलधन है जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 1000 रुपए होगा। इसका मतलब मूलधन 1000 रुपए था, तो मिश्र धन कितना हो गया? 1331। मान लिया इस जगह कोई और संख्या आई होती तो उसके बराबर हम 1331 रखते,
1 इकाई का मान निकालते और फिर 1000 में गुणा कर देते। तो जब आपको रेशियो आप बना रहे हो तो वास्तविक मान और रेशियो वाला जो मान है मैच कर जाए तो 1 इकाई निकालने की वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है 3200 रुपये का 10% वार्षिक प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपये हो जाएगा। मूलधन हमें कितना दे रखा है 3200 रुपये, ब्याज कितना है 672, यानी कि 3200 में अगर हम 672 जोड़ देंगे तो 3872 रुपये मिश्र धन हो जाएगा, क्योंकि टाइम निकालने के लिए हमें मिश्र धन चाहिए और मिश्र धन क्या होता है मूलधन और ब्याज का योग, वो हमने जोड़ दिया 3200 रुपये में 672। अब जो दर है वो कितना है, रेट है वो है 10%, और 10% का आप फ्रैक्शन बनाना तो वो कितना हो जाएगा 1/10। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिलता है तो 1 वर्ष में 10 रुपए 11 रुपए हो जाते हैं, यानी 1 वर्ष का रेशियो है। अगर 2 वर्ष का टाइम होगा तो 2 बार इसका गुणा किया गया होगा, 3 वर्ष का टाइम होगा तो सेम रेशियो होगा, 3 बार गुणा किया गया होगा। तो पहले हम क्या है कि मूलधन और मिश्र धन का है रेशियो बनाएंगे, तो रेशियो बना लो, ये है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, और ये 4 से डिवाइड करेंगे, 4 निम 36 और 2 4 छिक्के 24 और 4 अट्ठे 32। ये अभी 4 से और डिवाइड हो जाएगा तो ये होगा 4 दूनी 8, और इसे 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 121। हमने मूलधन और मिश्र धन का रेशियो बनाया तो 100:121 आ गया, और 1 वर्ष के मूलधन और मिश्र धन का रेशियो कितना है 10:11। तो ये बताना 10 का ये क्या हो रहा है, 10 का जो 100 है वो क्या है वर्ग। इसका मतलब ये है कि ये 1 वर्ष का रेशियो है, तो इसका 2 बार गुणा करने के बाद ही ये 100:121 आया है। तो हम कह सकते हैं इस रेशियो का 2 बार गुणा किया गया है, तो जो समय होगा वो कितने वर्ष होगा, वो 2 वर्ष होगा। जो समय होगा वो कितने वर्ष होगा 2 वर्ष। अगर ये 10 का क्यू होता तो समय कितना होता 3 वर्ष, और ये 10 का 4 बार गुणा होता तो समय कितना हो जाता 4 वर्ष। तो प्रश्न नंबर है 8 का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 वर्ष होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 9। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, 150 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, वह है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नजदीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में वह कितना समय लेगी। रेल की जो लंबाई है वो कितनी है 150 मीटर, और उसकी जो चाल है वो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करती है, या रेलवे पटरी के किनारे या प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है, या किसी सिग्नल को पार करती है, तो वो अपनी लंबाई के बराबर चलती है, और अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में जितना समय लेगी उतने समय में खंभे या व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो यहाँ दूरी है वो मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 का गुणा कर देते हैं, तो 6 से ये 7 बार डिवाइड हो जाएगा, 6 से ये 3 बार, तो जो चाल मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी वो 35/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। ट्रेन की जो चाल होगी वो 35/3 मीटर प्रति सेकंड होगी। समय आपसे पूछा है तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, तो 35/3। 3 को आप है ऊपर पहुंचा दोगे, 5 से ये डिवाइड करोगे 7 बार, और 5 से ये 3, और 3 का इसके साथ गुणा हो जाएगा 30 के, तो 3 3 9, 90/7 सेकंड होगा समय। यानी हम कह सकते हैं 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 12 सही 6/7 सेकंड। उस व्यक्ति को 12 सही 6/7 सेकंड में है पार कर जाएगी। तो इस प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, मैं लिख दे रहा हूं। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है और नॉर्मल प्रश्न है कि 4/8 भाग, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, वो है 1/2 - 1/3 गुणा
4/6 इसका मान पूछा है। तो बोर्ड मास के रूल के नियम के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो लासा होगा वो कितना होगा, 6। ठीक है, 6 लासा हो जाएगा। 2 का भाग 6 में दोगे यहाँ 3 आएगा, और 3 का भाग 6 में दोगे 2 आएगा। 3 से 2 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। इतना आप है डायरेक्ट कर सकते हो। 1/2 से 1/3 घटाओगे 1/6 आएगा। अब फिर उसके बाद हम भाग करते हैं। तो भाग आप सॉल्व करोगे तो किसी भी का जब भाग हम सॉल्व करते हैं तो गुणा का चिन्ह हो जाता है और भिन्न उल्टी हो जाती है, ये हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लो तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 2 और ये है 4, 2 से 4 डिवाइड करोगे 2 बार डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, 2। एक नॉर्मल प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 10 का जो उत्तर होगा वो होगा 2। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 11। प्रश्न नंबर 11 है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाज्य। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए 4, 8, 16 से विभाज्य छोटी से छोटी संख्या है क्या। मतलब सीधा सीधा है कि 4, 8, 16 का आपको क्या लेना है, लासा। तो एक नॉर्मल संख्या है, 4, 8, 16 का लासा क्या हो जाएगा, 16। 4, 8, 16 का जो एलसीएम लोगे 16 आ जाएगा। यानी कि ये सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। लेकिन ये 3 अंकों की नहीं, आपसे 3 अंकों की पूछी है और वो ऑप्शन में 3 अंकों की है संख्या दे रखी है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन में 3 अंकों की संख्याएं दे रखी है उनमें जिसमें 16 का भाग चला जाएगा वही आपकी ये संख्या है इन तीनों संख्याओं से विभाज्य होगी, 4, 8, 16 से। ऑप्शन नंबर ए में है 111, 111 में 16 का भाग नहीं जाएगा तो ये तो संख्या नहीं होगी, ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन नंबर जो बी में है वो है 112, 112 में 16 का भाग चला जाएगा। 16 सत्ते कितना होता है, 112, 16 अट्ठे 128। इसका मतलब ये है कि वो 3 अंकों की है छोटी संख्या है, या 3 अंकों की है छोटी से छोटी संख्या है, वो क्या है, 112। 112 में ही 16 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं से भी 112 डिवाइड होगी। तो प्रश्न नंबर है 11 का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 12। प्रश्न नंबर है 12 है, 30 और 42 का लासा क्या होगा। ये तो सिंपल प्रश्न है, 30 और 42 का है लासा बताना है। तो लासा आपको एक तो भाग विधि है, एक गुणनखंड विधि है। तो इसका आप लासा निकालोगे तो आप गुणनखंड विधि से इसे कर लेना कि कैसे करना है, 2 का भाग देना है, आप ऐसे निकाल लेना, या फिर आप फैक्टर से कर सकते हो एलसीएम को। हमें देखना है कि इनमें से है कॉमन संख्या है क्या है जो डिवाइड होल कर इन दोनों को। एक तो आपका है 5 × 6, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 × 6, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 × 7। तो दोनों में देखा जाए तो है कॉमन संख्या फैक्टर है वो 6 है। अब 5 इसमें है, इसमें है नहीं है, तो फिर उसके बाद हम जो कॉमन गुणनखंड लेते हैं और बचे हुए फैक्टर भी ले लेते हैं, और इन सभी का आप गुणा करोगे तो इसका जो लासा निकल के आ जाएगा 30 और 42 का वो 210 आ जाएगा। वैसे आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो, सिंपल प्रश्न है। 30 और 42 का जो लासा आएगा वो 210 आएगा। तो प्रश्न नंबर है 12 का ऑप्शन सही होगा वो 210 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी मैंने करेक्ट किया है, प्रश्न में उस पेपर में गलत ऑप्शन दिए थे तो प्रश्न निरस्त कर दिया था, मैंने ऑप्शन सही कर दिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 13। प्रश्न नंबर 13 है 0.24 की सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखेंगे। तो एक दशमलव भिन्न है जिसे साधारण भिन्न में बदलना है, तो ये बहुत आसान है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा देंगे। 4 से ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये 25 बार। इस अब डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका जो भिन्न रूप होगा या फिर है छोटा जो भिन्न रूप होगा वो 6/25 होगा। तो प्रश्न नंबर है 13 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 14। प्रश्न नंबर 14 है कि 2/50 का 2 गुना कितना होगा। 2/50 का 2 गुना कितना होगा।
तो किसी का 2 गुना या 3 गुना निकालते हैं, 2 गुना निकालते हैं 2 का गुणा कर देते हैं, 3 गुना निकालते हैं 3 का गुणा कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देते हैं। ये बन गया अब घातांक डी का प्रश्न। क्योंकि समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो किसी पर पावर अगर नंबर पर नहीं है बेस पर तो 1 मान सकते हैं। तो समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 पर घात कितनी होगी 51। तो इस प्रश्न का है जो उत्तर होगा, यानी प्रश्न नंबर 14 का 2 पर घात 50 का 2 गुना होगा, वो 2 पर घात 51 होगा। ऑप्शन नंबर है ए सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 15। प्रश्न नंबर 15 है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। किसी भी संख्या का घन किया जाए तो सीधा है, आप 0 से लेके है 9 तक के अंकों का है घन कर दो। देखो 0 अगर किसी संख्या का अंतिम अंक है तो घन करने पर 0 ही आएगा। किसी संख्या का है अंतिम अंक है 1 है और इसका आप घन करते हो तो 1 आएगा। किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है तो उसका घन आप करते हो तो 8 आएगा। किसी संख्या का अंतिम अंक 3 है तो उस संख्या का आप है घन या 3 का आप घन करते हो तो 27 आएगा, मतलब इकाई का अंक 7 होगा। 4 का आप घन करोगे तो 4 का घन होता है 64, तो अंतिम अंक कितना हो जाएगा 4। 5 का आप घन करोगे 125 होगा, तो अंतिम अंक क्या होगा 5। 6 का आप घन करोगे तो 6 का घन 216 होता है, अंतिम अंक होगा 6। 7 का आप घन करोगे तो 343 होता है, अंतिम अंक होगा 3। 8 का आप घन करोगे तो 8 का घन 512 होता है, तो अंतिम अंक होगा 2। और 9 का आप घन करोगे तो 729 होता है, अंतिम अंक होगा 9। तो देखो आप अंतिम अंक क्या क्या आए हैं। आप ये 0 से लेके 9 तक कर दो, इन्हीं अंकों से तो सभी संख्याएं बनती हैं। देखो एक 0 भी आया है, 1 भी आया है, और उसके बाद 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया है, 5 भी आया है, 6 भी आया है, 7 भी आया है, 9 भी आया है। इसका मतलब ये है किसी भी संख्या का आप घन करते हो तो उसके अंतिम अंक क्या है, 0 से लेके है 9 तक कोई भी हो सकता है। यानी कि 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। किसी भी संख्या का आप है घन करते हो तो नई जो संख्या बनेगी उसका इकाई का अंक। समझ आया होगा, हमने 0 से लेके 9 तक घन करके देख लिया। तो प्रश्न नंबर है 115 का जो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 से 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 16। प्रश्न नंबर 16 देखो, इस जो यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2010 का ये जो पेपर है, मैं इसके हैं मैथ के प्रश्न करा रहा हूं। तो इसमें जो मैथ के प्रश्न है वो 31 प्रश्न हैं। तो 31 प्रश्नों का अगर मैं कराऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो 16 प्रश्न मैं इस वीडियो में करा दे रहा हूँ और 15 प्रश्न है एक दूसरी वीडियो में करा दूंगा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2010 के जो मैथ के प्रश्नों का 2 वीडियो हो जाएंगी, 2 पार्ट में हो जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है 360 का 30 प्रश्न, 360 का 30 प्रश्न और माइनस 280 का है 10 प्रश्न, 280 का है 10 प्रश्न। और का मतलब होता है गुणा, तो हम गुणा लगा लेंगे, ठीक है। सीधा का मतलब होता है गुणा, यहां पर भी गुणा लगा लेंगे। 10 प्रश्न, ठीक है। सॉरी यहां 10 अभी 100 नहीं लिखना है, 10 प्रश्न बराबर 80 का आपसे पूछा है, यानी सॉरी 800 का, 800 का आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो का मतलब गुणा और क्वेश्चन मार्क की तरफ हम की जगह हम x रख देंगे। मान लिया कि हमें x का मान बताना। अब ये 360 का 30% ही तो आपको निकालना है, और किसी का भी परसेंटेज निकालते हैं तो वही है, सीधा सीधा परसेंटेज का गुणा करते हैं, 100 का भाग दे देते हैं। यहाँ पर भी है 280 का 10% निकालना है, 100 का भाग दे देंगे। यहाँ 800 का x% निकालना है, 100 का भाग दे देंगे। हमें पता है कि ये लासा आ जाएगा 100 और यहाँ 100 है, तो ये इन 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब आप गुणा कर लो तो 36 दिया आपका है कितना होगा 108 और 2 जीरो, माइनस ये कितना हो जाएगा 2800 और ये हो जाएगा 800 है x। आप इसे घटाओगे 2800 को तो ये बचेगा कितना है 8000 बराबर 800 है x। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और आपका है 8 से है ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x का जो मान निकल के आएगा वो 10 निकल के आएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 16 में जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है जो अंक आएगा वो कितना आएगा 10।
तो प्रश्न नंबर 16 का जो उत्तर सही हुआ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 10 सही होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमने 16 प्रश्न किए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2010 के पेपर के। अब हम 17 से लेके 31 तक जो प्रश्न हैं, अब 15 प्रश्न बचे हुए हैं, वो अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।